कोयले का आखिरी टुकड़ा। ये निश्चित लग रहा था कि कोई भालू नहीं होगा। 4, 5 और 6 नवंबर के दिनों में कई सील मारे गए थे। फिर हवा बदल गई और थर्मामीटर कई डिग्री ऊपर चला गया, लेकिन बर्फ का बहाव फिर से बहुत हिंसक रूप से शुरू हो गया। जहाज से बाहर निकलना असंभव हो गया और नमी को बाहर रखने के लिए सबसे बड़ी सावधानी की आवश्यकता थी। सप्ताह के अंत में कंडेंसर में बर्फ के कई बुशेल थे। 15 नवंबर को मौसम फिर से बदल गया और थर्मामीटर कुछ वायुमंडलीय स्थितियों के प्रभाव में 0 से 24 डिग्री नीचे चला गया। ये तब तक का सबसे कम तापमान था। ये ठंड शांत वातावरण में सहनीय होती, लेकिन एक तेज हवा चल रही थी जो वातावरण को तेज ब्लेड से भर रही थी। डॉक्टर को कैदी बनाए जाने पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, हवा से सख्त हो गई थी और उस पर चलना आसान था। वो कुछ लंबी यात्रा करने का प्रयास करना चाहता था। इतनी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे सांस फूलने लगती है। एक आदमी अपने सामान्य काम का 1/4 ही कर पाता है। लोहे के औजारों को छूना नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई बिना सावधानी के उठा लिया जाए तो जलने जैसा दर्द होता है और उस पर त्वचा के टुकड़े रह जाते हैं। जहाज के अंदर बंद चालक दल को 2 घंटे तक ढके हुए डेक पर चलना पड़ता था, जहां उन्हें धूम्रपान करने की अनुमति थी, जो आम कमरे में नहीं था। वहां जैसे ही आग कम हुई, बर्फ दीवारों और फर्श के जोड़ों पर फैल गई। हर बोल्ट, कील या धातु की प्लेट तुरंत बर्फ की परत से ढक गई। डॉक्टर इस घटना की तात्कालिकता पर हैरान था। लोगों की सांस हवा में संघनित हो गई और जल्दी से तरल से ठोस अवस्था में जाकर उनके चारों ओर बर्फ की तरह जम गई। स्टोव से कुछ ही फीट की दूरी पर ठंड बहुत ज्यादा थी और लोग एक साथ आग के पास खड़े थे। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी त्वचा को तापमान के अनुकूल बना लें, जो निश्चित रूप से और भी खराब हो जाएगा, और उन्होंने खुद इसका उदाहरण पेश किया। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इतने आलसी या सुन्न थे कि उनकी सलाह का पालन नहीं कर पाए और अस्वस्थ गर्मी में रहना पसंद करते थे। हालांकि डॉक्टर के अनुसार गर्म कमरे से ठंडे कमरे में जाने पर तापमान में अचानक बदलाव से कोई खतरा नहीं था। ये केवल पसीने से तर लोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन डॉक्टर की सीख चालक दल के ज्यादातर लोगों पर बेकार साबित हुई। हेटेरस के लिए उसे तापमान का कोई असर महसूस नहीं हुआ। वह चुपचाप अपनी सामान्य गति से चलता रहा। क्या ठंड ने उसके मजबूत शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाला था, या उसके पास वह प्राकृतिक गर्मी थी जो वह अपने नाविकों को देना चाहता था? क्या वह अपने एक विचार में इतना डूबा हुआ था कि बाहरी प्रभावों के प्रति असंवेदनशील था? उसके साथी उसे 0 से 24 डिग्री नीचे के तापमान का सामना करते देखकर बहुत हैरान थे। वह घंटों के लिए जहाज से बाहर चला गया और वापस आया तो उसके चेहरे पर ठंड का जरा भी निशान नहीं था। डॉक्टर ने जॉनसन से कहा, वह एक अजीब आदमी है, वह मुझे भी हैरान कर देता है। वह मेरे जीवन में अब तक अध्ययन किए गए सबसे शक्तिशाली स्वभावों में से एक है। जॉनसन ने जवाब दिया, सच्चाई यह है कि वह जून के महीने की तुलना में अधिक गर्म कपड़ों के बिना खुली हवा में आता और जाता है। ओह, कपड़ों का सवाल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, डॉक्टर ने जवाब दिया। उन लोगों को कपड़े पहनाना बेकार है जो स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा नहीं करते। ये वैसा ही है जैसे हम बर्फ के टुकड़े को कंबल में लपेटकर गर्म करने की कोशिश करें। हेटेरस ऐसा नहीं चाहता, वह ऐसा ही बना हुआ है, और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर उसके बगल में रहना स्टोव के पास रहने जैसा हो। जॉनसन को अगले दिन पानी के गड्ढे को साफ करने का काम सौंपा गया और उन्होंने टिप्पणी की कि बर्फ 10 फीट से अधिक मोटी थी। डॉक्टर लगभग हर रात शानदार ऑरोरा बोरेलिस देख सकते थे। शाम 4 से 8 बजे तक उत्तर में आकाश थोड़ा रंगीन हो जाता था, फिर यह रंग एक हल्के पीले रंग की सीमा का नियमित रूप ले लेता था, जिसके छोर बर्फ के मैदान पर टिके हुए लगते थे। धीरे धीरे चमकदार क्षेत्र चुंबकीय मध्याह्न रेखा का अनुसरण करते हुए आकाश में ऊपर उठता गया और काली पट्टियों से धारीदार दिखाई दिया। कुछ चमकदार पदार्थ की धाराएं बढ़ती और घटती हुई लंबाई में बाहर निकलती थीं। अपने चरम पर पहुंचते हुए उल्का अक्सर कई धनुषों से बनी होती थी, जो लाल, पीले या हरे प्रकाश की बाढ़ में नहाती थी। यह एक चमकदार नजारा था।
जल्द ही अलग अलग वक्र एक बिंदु पर मिल गए और स्वर्गीय समृद्धि के उत्तरी मुकुट बन गए। अंत में धनुष जुड़ गए, शानदार अरोरा फीका पड़ गया, तीव्र किरणें पीली, अस्पष्ट, अनिश्चित छायाओं में विलीन हो गईं, और अद्भुत घटना कमजोर और लगभग बुझ गई, अंधेरे दक्षिणी बादलों में बेहोश हो गई। ध्रुव से 8 डिग्री से कम उच्च अक्षांशों के तहत इस तरह के तमाशे के चमत्कारों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखा जाने वाला ऑरोरा बोरेलिस उनका कोई अंदाजा नहीं देता, एक कमजोर भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर ने इन जलवायु के लिए अपने सबसे आश्चर्यजनक चमत्कारों को सुरक्षित रखना चाहा हो। चंद्रमा की अवधि के दौरान आकाश में उसकी कई छवियां दिखाई देती हैं, जो उसकी चमक को बढ़ाती हैं। अक्सर साधारण चंद्र प्रभामंडल उसके चारों ओर होते हैं, और वह अपने चमकदार चक्र के केंद्र से एक शानदार तीव्रता के साथ चमकती है। 26 नवंबर को ज्वार आया और पानी के गड्ढे से पानी हिंसक रूप से बाहर निकल आया। समुद्र के बढ़ने से बर्फ की मोटी परत हिल गई और भयावह दरारों ने पनडुब्बी के संघर्ष की घोषणा की। सौभाग्य से जहाज अपने बिस्तर पर दृढ़ रहा और केवल उसकी जंजीरें ही हिलीं। हेटेरस ने घटना की आशंका में उन्हें बांध रखा था। अगले दिन और भी ठंडे थे, एक गहरा कोहरा था और हवा ने ढेर हुई बर्फ को तितर-बितर कर दिया। ये देखना मुश्किल हो गया कि बवंडर हवा में शुरू हुआ या बर्फ के मैदानों पर भ्रम की स्थिति थी। जहाज पर चालक दल के सदस्य विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, जिनमें से मुख्य कार्य सीलों द्वारा उत्पादित ग्रीस और तेल तैयार करना था। वे बर्फ के ब्लॉक बन गए थे, जिन्हें कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ा, और इस प्रकार 10 बैरल सुरक्षित रखे गए। सभी तरह के बर्तन बेकार थे, और उनमें भरा तरल पदार्थ तापमान बदलने पर ही उन्हें तोड़ सकता था। 28 तारीख को थर्मामीटर 0 से 32 डिग्री नीचे चला गया। केवल 10 दिनों के लिए पर्याप्त कोयला बचा था, और हर कोई उसके गायब होने का भय से इंतजार कर रहा था। हेट्रस ने अर्थव्यवस्था के लिए कूप स्टोव को बुझा दिया, और उस समय से डॉक्टर शैंडन और वह आम कमरे में रहने लगे। इस तरह हेट्रस उन लोगों के करीब आ गया जो उसे क्रूर और स्तब्ध नजरों से देखते थे। उसने उनकी निंदा, उनके आरोप और यहाँ तक कि उनकी धमकियां भी सुनी, और वह उन्हें दंडित नहीं कर सका। लेकिन वह सब कुछ सुनने में बहरा लग रहा था। उसने आग के सबसे नजदीक जगह पर दावा नहीं किया, बल्कि एक कोने में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बिना कुछ बोले। डॉक्टर की सलाह के बावजूद पेन और उसके दोस्तों ने जरा भी व्यायाम करने से मना कर दिया। वे पूरा दिन चूल्हे के सहारे या अपने झूले के कंबल के नीचे लेटे हुए गुजारते थे। जल्द ही उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। वे जलवायु के घातक प्रभाव को सहन नहीं कर सके, और जहाज पर भयानक स्कवी ने अपना रूप दिखा दिया। हालांकि डॉक्टर ने कुछ समय पहले हर सुबह नींबू का रस और नींबू की पेस्टल वितरित करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये परिरक्षक, जो आमतौर पर इतने प्रभावकारी होते हैं, बीमारी पर बहुत कम प्रभाव डालते थे, जो जल्द ही सबसे भयानक लक्षण प्रस्तुत करता था। उन बेचारे लोगों की दृष्टि, जिनकी नसें और मांसपेशियां दर्द से सिकुड़ जाती थीं, दयनीय थी। उनके पैर असाधारण रूप से सूज गए थे, और बड़े काले नीले धब्बों से ढंक गए थे। उनके खूनी मसूड़े और घाव वाले होंठ केवल अस्पष्ट आवाजें ही निकाल सकते थे। दूषित रक्त अब चरम सीमाओं तक नहीं जाता था। क्लिफ्टन पर सबसे पहले हमला हुआ, फिर ग्रिपर, ब्रंटन और स्ट्रॉन्ग अपने झूले में चले गए। जो लोग अभी भी बीमारी से बचे हुए थे, वे अपनी पीड़ा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्हें वहीं रहना पड़ा, और जल्द ही इसे एक अस्पताल में बदल दिया गया, क्योंकि फॉरवर्ड के 18 नाविकों में से 13 पर कुछ ही दिनों में हमला हो गया था। पेन को संक्रमण से बचने के लिए नियत किया गया था। उनके जोरदार स्वभाव ने उन्हें इससे बचाया। शैंडन को पहले लक्षण महसूस हुए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े, और व्यायाम ने दोनों को बहुत अच्छे स्वास्थ्य में रखा। डॉक्टर ने बीमारों की बहुत देखभाल की, और ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि वो उनके दुखों को कम नहीं कर सकता। उसने अपने साथियों को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश की। वो उनसे बात करता, उन्हें पढ़ता और उन्हें कहानियां सुनाता, जो उसकी अद्भुत याददाश्त के कारण उसके लिए आसान था। बीमारों की शिकायतों और कराहों से अक्सर उसकी बातचीत बाधित होती थी, और वह अपनी बातचीत बंद करके एक बार फिर से चौकस और समर्पित डॉक्टर बन जाता था।
उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा, वो दुबला नहीं हुआ और वह अक्सर कहता था कि यह उसके लिए अच्छी बात है कि वह सील या व्हेल की तरह कपड़े पहनता है, जो अपनी मोटी चर्बी की वजह से आर्कटिक के वातावरण में आसानी से रह सकती है। हेटरस को शारीरिक या नैतिक रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके चालक दल के दुख भी उसे छूते नहीं थे। शायद इसलिए कि वह अपने चेहरे से अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने देता था, लेकिन एक चौकस पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की होगी कि लोहे के आवरण के नीचे एक आदमी का दिल धड़कता है। डॉक्टर ने उसका विश्लेषण किया, उसका अध्ययन किया, लेकिन वह इतनी अजीब संस्था, इतना अलौकिक स्वभाव को वर्गीकृत करने में सफल नहीं हुआ। थर्मामीटर फिर से नीचे चला गया, डेक पर टहलने का रास्ता सुनसान था। अकेले एस्क्विमॉक्स कुत्ते वहां अक्सर आते थे और विलाप करते हुए चिल्लाते थे। चूल्हे के पास हमेशा एक आदमी पहरे पर रहता था ताकि आग जलती रहे, यह जरूरी था कि आग बुझने न पाए। जैसे ही आग कम होती, ठंड कमरे में घुस जाती, दीवारों पर बर्फ जम जाती और नमी तेजी से संघनित होकर ब्रिगेड के अभागे निवासियों पर बर्फ के रूप में गिरती। इन अवर्णनीय यातनाओं के बीच ही 8 दिसंबर आ पहुंचा। उस सुबह डॉक्टर हमेशा की तरह बाहरी थर्मामीटर देखने गया। उसने पाया कि पारा पूरी तरह से जम गया था, 0 से 40 डिग्री नीचे। वह डर के मारे चिल्लाया और उस दिन उन्होंने कोयले का आखिरी टुकड़ा चूल्हे में डाल दिया। क्रिसमस। फिर निराशा की लहर दौड़ गई। मौत का विचार और ठंड से मौत अपने पूरे डर के साथ प्रकट हुई। कोयले का आखिरी टुकड़ा बाकी की तरह ही जल्दी जल गया और कमरे का तापमान काफी कम हो गया। लेकिन जॉनसन कुछ नए ईंधन के टुकड़े लाने गया जो समुद्री जानवरों ने उसे दिए थे, और उसने इसे स्टोव में भर दिया। उसने कुछ ओकम डाला, जमे हुए तेल में भिगोया और जल्द ही पर्याप्त गर्मी प्राप्त कर ली। तेल की गंध घृणित थी, लेकिन वे इससे कैसे छुटकारा पा सकते थे? उन्हें इसकी आदत डालनी थी। जॉनसन ने सहमति व्यक्त की कि उनके उपाय ने बहुत कुछ छोड़ दिया और लिवरपूल के घर में कोई सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने आगे कहा, इस गंध का एक अच्छा परिणाम भी हो सकता है। वह क्या है? बड़ाई ने पूछा। ये भालुओं को आकर्षित करेगा, उन्हें बदबू बहुत पसंद है। बेल ने कहा, और हम भालुओं से क्या चाहते हैं? आप जानते हैं, बेल, हम सील पर निर्भर नहीं रह सकते। वे आने वाले काफी समय के लिए गायब हो चुके हैं। अगर भालुओं को भी ईंधन में नहीं बदला गया तो मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होगा। केवल एक ही चीज बची रहेगी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि कैसे। कप्तान कभी सहमत नहीं होगा, लेकिन शायद हम बाध्य होंगे। जॉनसन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया और एक खामोश ख्याल में खो गया, जिसे बेल ने बीच में नहीं रोका। वह जानता था कि सख्त अर्थव्यवस्था के साथ उनके पास मौजूद ग्रीस का स्टॉक एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। नाविक गलत नहीं था। कई भालू, जो दुर्गंधयुक्त सांसों से आकर्षित हुए थे, हवा की दिशा में संकेत कर रहे थे। स्वस्थ लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन वे असाधारण रूप से तेज थे और खुद को पास नहीं आने दिया, और सबसे कुशल तीर भी उन्हें छू नहीं सके। जहाज के चालक दल को ठंड से मौत का गंभीर खतरा था। 48 घंटे से ज्यादा ऐसे तापमान का सामना करना असंभव था, और हर कोई ईंधन के खत्म होने से डर रहा था। 20 दिसंबर को दोपहर 3 बजे भयावह क्षण आया। आग बुझ गई। नाविकों ने एक दूसरे को थकी हुई आंखों से देखा। हेटेरस अपने कोने में स्थिर रहा। डॉक्टर हमेशा की तरह बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। वह अपनी बुद्धि के अंत में था। कमरे का तापमान अचानक 0 से 7 डिग्री नीचे गिर गया। लेकिन अगर डॉक्टर को नहीं पता था कि क्या करना है, तो कुछ अन्य लोगों को पता था। शेंडन, जो शांत और दृढ़ था, पेन, जिसकी आंखों में गुस्सा था, और उनके 2 या 3 साथी, जो अभी भी चल सकते थे, हेटेरस के पास गए। कप्तान, शेंडन ने कहा। हेटेरस विचारों में मग्न था, इसलिए उसने उसकी बात नहीं सुनी। कप्तान, शेंडन ने उसका हाथ छूते हुए दोहराया। हेटेरस ने स्वयं को तैयार किया। यह क्या है? उसने पूछा। हमारी आग बुझ गई है। तो फिर क्या? हेटेरस ने उत्तर दिया। यदि आप हमें ठंड से मारना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा कह दें, शेंडन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
हेटेरस ने गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है कि हर आदमी को अंत तक अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। कर्तव्य से भी बढ़कर कुछ है, कप्तान, खुद की रक्षा का अधिकार। मैं फिर कहता हूँ कि आग बुझ चुकी है, और अगर इसे फिर से नहीं जलाया गया तो हम में से कोई भी 2 दिन में जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पास कोई ईंधन नहीं है, हेटेरस ने खोखली आवाज में उत्तर दिया। बहुत अच्छा, पेन ने हिंसक ढंग से चिल्लाया, यदि आपके पास ईंधन नहीं है तो हमें इसे जहां भी संभव हो वहां ले जाना चाहिए। हेटेरस क्रोध से पीला पड़ गया। कहाँ? उसने पूछा। जहाज पर, नाविक ने अक्खड़पन से उत्तर दिया। जहाज पर चढ़ो, कप्तान ने मुट्ठियां बंद करके आंखों में चमक भर कर कहा। उसने एक कुल्हाड़ी पकड़ ली थी और अब उसने उसे पेन के सिर के ऊपर उठा दिया। दुष्ट! वह चिल्लाया। डॉक्टर कैप्टन और पेन के बीच दौड़े, कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई, उसकी तेज धार फर्श में धंस गई। जॉनसन, बेल और सिम्पसन हेटेरस के चारों ओर समूहबद्ध थे और उसे अपना समर्थन देने के लिए दृढ़ थे। लेकिन बिस्तरों से विलापपूर्ण और करुण आवाजें आ रही थीं। थोड़ी आग, हमें भी थोड़ी आग दो, बेचारे चिल्लाए। हेटेरस ने प्रयास किया और शांतिपूर्वक कहा, अगर हम ब्रिगेड को नष्ट कर देंगे तो हम इंग्लैंड वापस कैसे पहुंचेंगे? जॉनसन ने कहा, सर, हम कुछ रस्सियां और गनवेल जला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी भी नावें बची रहेंगी, शैंडन ने उत्तर दिया, और हम पुरानी नाव के अवशेषों से एक छोटी नाव बना सकते हैं। कभी नहीं, हेटेरस ने उत्तर दिया। लेकिन कई नाविकों ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में शराब है। हेटेरस ने उत्तर दिया, इसे अंतिम बूंद तक जला दो। हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, जॉनसन ने दिखावटी प्रसन्नता के साथ कहा, और स्पिरिट से भरी बड़ी बत्तियों की मदद से वह तापमान को कुछ डिग्री बढ़ाने में सफल रहा। इस उदास दृश्य के बाद के दिनों में हवा दक्षिण की ओर चली गई और थर्मामीटर ऊपर चला गया। कुछ लोग दिन के कम से कम नमी वाले समय में जहाज से बाहर निकल सकते थे, लेकिन नेत्र रोग और स्कवी के कारण अधिकतर लोग जहाज पर ही रहे। इसके अलावा न तो मछली पकड़ना और न ही शिकार करना संभव था। लेकिन ये भयानक ठंड से थोड़ी ही राहत थी और 25 तारीख को हवा में अप्रत्याशित परिवर्तन के बाद पारा फिर से जम गया। तब उन्हें स्पिरिट्स ऑफ वाइन थर्मामीटर का सहारा लेना पड़ा, जो कभी जमता नहीं। डॉक्टर को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह 0 से 66 डिग्री नीचे था। लोग कभी भी इतना तापमान सहन नहीं कर पाए थे। बर्फ फर्श पर लंबे लंबे धुंधले दर्पणों में फैल गई। घना कोहरा आम कमरे में छा गया। नमी मोटी बर्फ में गिर गई। वे अब एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। शरीर की गर्मी खत्म होने के कारण उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। लोहे का एक घेरा उनके सिर को जकड़ रहा था और उन्हें लगभग बेहोश कर रहा था। इससे भी अधिक भयावह लक्षण ये था कि उनकी जीभ अब एक भी शब्द स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाती थी। जिस दिन से उन्होंने उसके जहाज को जलाने की धमकी दी थी, तब से हेटेरस घंटों डेक पर चहलकदमी करता रहा। वो अपने खजाने की रखवाली कर रहा था। जहाज की लकड़ी उसका अपना मांस थी, और जो कोई भी उसका एक टुकड़ा काटता, वो उसका एक अंग काट देता। वह हथियारबंद था और पहरेदारी कर रहा था। ठंड, बर्फ और बर्फ के प्रति बेपरवाह, जिसने उसके कपड़ों को सख्त कर दिया और उसे ग्रेनाइट कवच में लपेट दिया। उसका वफादार डिक उसके साथ था, और ऐसा लग रहा था कि वह समझता था कि वह वहां क्यों था। लेकिन क्रिसमस के दिन वह कॉमन रूम में गया। डॉक्टर ने अपनी बची हुई ऊर्जा का फायदा उठाते हुए सीधे उसके पास जाकर कहा, हेटेरस, अगर हमें ईंधन नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। कभी नहीं, हेटेरस ने कहा। उसे पता था कि क्या होने वाला था। हमें अवश्य करना चाहिए, डॉक्टर ने धीरे से कहा। कभी नहीं, हेटेरस ने और भी जोर देकर दोहराया। मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। वे चाहें तो मेरी अवज्ञा कर सकते हैं। जॉनसन और बेल ने आधी अनुमति का लाभ उठाया और डेक पर पहुंचे। हेटेरस ने कुल्हाड़ी के नीचे लकड़ी के टूटने की आवाज सुनी। वह रो पड़ा। फॉरवर्ड जहाज पर सवार अंग्रेजों के लिए ये कैसा क्रिसमस का दिन था। अपनी स्थिति और अपने रोस्ट बीफ, प्लम पुडिंग और मिन्स पाई में आनंद लेने वाले खुशहाल अंग्रेज परिवारों के बीच के बड़े अंतर के विचार ने दुर्भाग्यपूर्ण चालक दल के दुखों में एक और पीड़ा जोड़ दी।
हालांकि आग ने पुरुषों में थोड़ी उम्मीद और आत्मविश्वास जगाया। कॉफी और चाय के उबलने से उन्हें फायदा हुआ और अगला सप्ताह कम दुखद रूप से बीता, जिससे भयानक वर्ष 1860 समाप्त हो गया। इसकी शुरुआती सर्दी ने हेटरस की सभी योजनाओं को विफल कर दिया था। 1 जनवरी 1861 को डॉक्टर ने एक खोज की। उस समय बहुत ठंड नहीं थी और उन्होंने अपनी बाधित पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। वे सर एडवर्ड बेल्चर की ध्रुवीय समुद्र की यात्रा के बारे में लिख रहे थे। अचानक एक मार्ग ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने इसे बार बार पढ़ा। यहीं पर सर एडवर्ड बेल्चर ने बताया कि क्वींस चैनल के छोर पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों के मार्ग और निवास के महत्वपूर्ण निशान खोजे थे। उन्होंने कहा, वे उन लोगों के निवासों से बहुत बेहतर थे जिन्हें भटकते हुए एस्क्विमॉक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दीवारों की नींव थी। अंदरूनी हिस्से के फर्श को बढ़िया बजरी की मोटी परत से ढका गया था और उन्हें पक्का किया गया था। हिरन, सील और वारस की हड्डियां बड़ी मात्रा में देखी गईं। हमें कुछ कोयला भी मिला। आखिरी शब्दों पर डॉक्टर को एक विचार आया। उन्होंने किताब को हेटरस के पास ले गए और उसे मार्ग दिखाया। वे इस निर्जन तट पर कोयला नहीं पा सकते थे। हेटरस ने कहा, ये संभव नहीं है। बेल्चर जो कहता है उस पर हमें संदेह क्यों करना चाहिए? जब तक वह निश्चित न हो और उसने इसे अपनी आंखों से न देखा हो, तब तक वह ऐसा तथ्य दर्ज नहीं करता। और फिर क्या, डॉक्टर? हम उस तट से 100 मील दूर नहीं हैं जहां बेल्चर ने कोयला देखा था, और 100 मील की यात्रा क्या होती है? कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा लंबी यात्राएं अक्सर बर्फ के पार की जाती रही हैं। हम जाएंगे, हेटेरस ने कहा। जॉनसन को तुरंत उनके इस निर्णय के बारे में बताया गया, जिसका उन्होंने दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उन्होंने अपने साथियों को भी इसके बारे में बताया। कुछ लोग खुश हुए, जबकि अन्य उदासीन थे। इन तटों पर कोयला, वॉल ने दर्द के बिस्तर पर लेटते हुए कहा। उन्हें जाने दो, शेंडन ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। लेकिन यात्रा की तैयारी शुरू करने से पहले हेटरस फॉरवर्ड की स्थिति के बारे में पूरी तरह से निश्चित होना चाहता था। उसे फिर से उसे खोजने के कारण उसके ठिकाने के बारे में गणितीय रूप से सटीक होना जरूरी था। उसका काम बहुत मुश्किल था। वह डेक पर गया और अलग अलग समय पर कई चंद्र दूरियां और मुख्य तारों की ऊंचाई मापी। ये अवलोकन करना मुश्किल था क्योंकि उपकरण के शीशे और दर्पण हेटरस की सांस से बर्फ से ढके हुए थे। उसने शीशों के पीतल को छूकर 1 से अधिक बार अपनी पलकें जला लीं। हालांकि उसने अपनी गणनाओं के लिए सटीक आधार प्राप्त किए और उन्हें कमरे में बनाने के लिए नीचे आया। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने आश्चर्य में अपना सिर उठाया, अपना नक्शा लिया, उसमें छेद किया और डॉक्टर की ओर देखा। यह क्या है? दूसरे ने पूछा। हम अपनी शीत ऋतु की शुरुआत में किस अक्षांश पर थे? हम अक्षांश 78 डिग्री 15 तथा देशांतर 95 डिग्री 35 पर थे, ठीक हिम ध्रुव पर। ठीक है, हेटेरस ने धीमी आवाज में कहा, हमारा बर्फ क्षेत्र बह रहा है। हम 2 डिग्री उत्तर और 2 डिग्री पश्चिम में हैं और आपके कोयले के भंडार से कम 300 मील दूर हैं। और उन बेचारों को पता ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा। चुप रहो, हेटेरस ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए कहा। प्रस्थान की तैयारी। हेटेरस ने अपने चालक दल को उनकी स्थिति के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि उन्हें और उत्तर की ओर घसीटा गया है तो वे शायद निराशा के पागलपन में डूब जाते। कप्तान ने अपनी खोज पर अपनी भावनाओं को छिपा लिया था। तत्वों से संघर्ष करते हुए बिताए लंबे महीनों के दौरान यह उसका पहला खुशी का पल था। वह उत्तर में 150 मील दूर था, ध्रुव से मुश्किल से 8 डिग्री दूर। लेकिन उसने अपनी खुशी को इतनी गहराई से छिपाया कि डॉक्टर को भी इसका संदेह नहीं हुआ। वह कप्तान की आंखों में एक अप्रत्याशित चमक देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन बस इतना ही, और उसने एक बार भी इसका कारण नहीं सोचा। ध्रुव के करीब पहुंचने के कारण फॉरवर्ड सर एडवर्ड बेल्चर द्वारा देखे गए कोयला भंडार से और दूर चला गया था। 100 के बजाय ये 250 मील दूर दक्षिण में था। हालांकि हेटेरस और क्लोबोनी के बीच इस बारे में एक छोटी सी चर्चा के बाद यात्रा जारी रही। यदि बेल्चर ने सच लिखा होता और उसकी सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था,
तो उन्हें चीजें बिल्कुल वैसी ही अवस्था में मिलनी चाहिए जैसी उन्होंने उन्हें छोड़ी थी, क्योंकि 1853 के बाद से इन चरम महाद्वीपों पर कोई नया अभियान नहीं गया था। उस अक्षांश पर बहुत कम या कोई एस्क्विमो नहीं मिले थे। वे न्यू कॉर्नवाल के तट पर निराश नहीं हो सकते थे जैसे वे बीची द्वीप पर हुए थे। निम्न तापमान किसी भी लंबे समय के लिए इसके प्रभाव में छोड़ी गई वस्तुओं को संरक्षित रखता है। इसलिए सभी संभावनाएं बर्फ के पार इस भ्रमण के पक्ष में थीं। स्लेज उनकी पहली चिंता थी। ये ग्रीनलैंड शैली में था, 35 इंच चौड़ा और 24 फीट लंबा। एस्क्विमॉक्स अक्सर इसे 50 फीट से अधिक लंबा बनाते हैं। ये लंबे तख्तों से बना था जो आगे और पीछे मुड़े हुए थे और दो मोटी डोरियों द्वारा धनुष की तरह मुड़े हुए थे। इस तरह से इसे दिया गया आकार इसे झटकों के प्रति अधिक प्रतिरोध देता था। ये बर्फ पर आसानी से चलता था, लेकिन जब बर्फ जमीन पर नर्म होती थी तो इसे एक फ्रेम पर रखा जाता था। इसे अधिक आसानी से फिसलने के लिए एस्क्विमॉक्स के तरीके से सल्फर और बर्फ से रगड़ा जाता था। 6 कुत्ते इसे खींचते थे। उनके दुबलेपन के बावजूद ये जानवर ठंड से पीड़ित नहीं दिखते थे। उनके हिरन की खाल का पट्टा अच्छी स्थिति में था और वे बिना थके 2000 पाउंड का वजन खींच सकते थे। शिविर के लिए सामग्री में एक तंबू शामिल था। अगर बर्फ घर का निर्माण असंभव हो तो बर्फ पर फैलाने के लिए मैकिंटोश का एक बड़ा टुकड़ा, ताकि यह मानव शरीर के संपर्क में आने पर पिघल न जाए, और अंत में कई कंबल और भैंस की खालें। उन्होंने हल्के नाव भी ले ली। भोजन में 5 पेटी पैमिकन शामिल थे जिनका वजन लगभग 450 पाउंड था। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कुत्ते के लिए 1 पाउंड पैमिकन गिना। डिक सहित 7 कुत्ते और 4 व्यक्ति थे। उन्होंने 12 गैलन शराब की स्पिरिट भी ली, यानी लगभग 150 पाउंड वजन, पर्याप्त मात्रा में चाय और बिस्किट, एक पोर्टेबल रसोई जिसमें बहुत सारी बत्तियां, ओकम, पाउडर, गोला बारूद और 2 डबल बैरल वाली बंदूकें थीं। उन्होंने कैप्टन पेरी के आविष्कार इंडिया बेल्ट का भी इस्तेमाल किया, जिसमें शरीर की गर्मी और चलने की हरकत कॉफ़ी, चाय और पानी को तरल अवस्था में रखती है। जॉनसन स्नो शूज़ के बारे में बहुत सावधान थे। वे एक तरह के लकड़ी के पैटर्न होते हैं जिन्हें चमड़े की पट्टियों से बांधा जाता है। जब जमीन काफ़ी सख्त और जमी हुई होती थी तो उन्हें हिरन की खाल के मोकासिन से बदला जा सकता था। प्रत्येक यात्री के पास दोनों के 2 जोड़े होते थे। ये तैयारियां महत्वपूर्ण थीं क्योंकि किसी भी विवरण को छोड़ देने से अभियान की हानि हो सकती थी। इसमें पूरे 4 दिन लगे। हर दिन दोपहर में हैट्रस अपने जहाज की स्थिति निर्धारित करने का ध्यान रखता था। वे बहना बंद कर चुके थे, उसे वापस लौटने के लिए निश्चित होना जरूरी था। फिर उसने उन लोगों को चुनना शुरू किया जिन्हें उसे अपने साथ ले जाना था। उनमें से कुछ लोग न तो लेने के लिए उपयुक्त थे और न ही छोड़ने के लिए, लेकिन कप्तान ने केवल पक्के साथियों को साथ ले जाने का फैसला किया क्योंकि आम सुरक्षा यात्रा की सफलता पर निर्भर थी। इसलिए शेंडन को बाहर रखा गया, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं था। जेम्स वॉल बिस्तर पर बीमार था। हालांकि बीमारों की हालत और खराब नहीं हुई, और चूंकि उनके लिए सिर्फ एक ही काम था कि उन्हें नींबू के रस से रगड़ा जाए और उन्हें इसकी खुराक दी जाए, इसलिए डॉक्टर को रुकने की जरूरत नहीं थी और उसने यात्रियों में से एक को ले लिया। जॉनसन कप्तान के साथ उसके जोखिम भरे उद्यम में साथ जाना चाहता था, लेकिन हैट्रस ने उसे एक तरफ ले जाकर स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, जॉनसन, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम ही एकमात्र अधिकारी हो जिसके हाथों में मैं अपना जहाज छोड़ सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि तुम वहाँ शेंडन और अन्य लोगों की देखरेख करने के लिए हो। उन्हें सर्दियों में यहाँ बंदी बनाकर रखा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। तुम्हें मेरे औपचारिक निर्देश दिए जाएंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें कमान सौंप देंगे। तुम पूरी तरह से मेरी जगह ले लोगे। हमारी अनुपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हफ्ते तक रहेगी। मैं चिंतित नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ हो जहाँ मैं नहीं हो सकता। तुम्हें लकड़ी चाहिए, जॉनसन, मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके मेरे बेचारे जहाज़ को छोड़ दो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, जॉनसन? हाँ, सर, बूढ़े नाविक ने उत्तर दिया। यदि आप चाहें तो मैं रुक जाऊंगा। धन्यवाद, हैट्रस ने अपने नाविक से हाथ मिलाते हुए कहा, और अगर हम वापस नहीं आते हैं
तो अगली बार ब्रेकअप के समय तक प्रतीक्षा करें और ध्रुव की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर दूसरे नहीं जाते हैं तो हमारी परवाह न करें और फॉरवर्ड को वापस इंग्लैंड ले जाएं। क्या ये आपके अंतिम आदेश हैं, कप्तान? हाँ, मेरे स्पष्ट आदेश, हेटेरस ने उत्तर दिया। बहुत अच्छी बात है, सर, इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा, जॉनसन ने सरलता से कहा। डॉक्टर को अपने दोस्त पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि हेटेरस ने उसे छोड़कर बुद्धिमानी से काम लिया है। उनके दो अन्य यात्रा साथी बेल बड़ाई और सिम्पसन थे। बेल स्वस्थ, बहादुर और समर्पित था और बर्फ पर शिविरों के दौरान सेवा देने के लिए सही व्यक्ति था। सिम्पसन इतना आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने अभियान में हिस्सा लेना स्वीकार कर लिया और उसकी शिकार और मछली पकड़ने की क्षमताएं सबसे अधिक उपयोगी हो सकती थीं। इसलिए अभियान में 4 आदमी, हेटेरस, क्लोबोनी, बेल और सिम्पसन और 7 कुत्ते शामिल थे। प्रावधानों की गणना परिणाम के अनुसार की गई थी। जनवरी के पहले दिनों में तापमान औसतन 0 से 33 डिग्री नीचे रहा। हेटेरस मौसम के बदलने के लिए बहुत चिंतित था। वह अक्सर बैरोमीटर से सलाह लेता था, लेकिन इतने ऊंचे अक्षांशों पर इसका बहुत कम उपयोग होता है। इन क्षेत्रों में साफ आसमान हमेशा ठंड नहीं लाता है और बर्फ से तापमान नहीं बढ़ता है। बैरोमीटर अनिश्चित है, यह उत्तर और पूर्वी हवाओं के साथ नीचे चला जाता है। कम होने पर यह अच्छा मौसम लाता है, अधिक होने पर बर्फ या बारिश। इसलिए इसके संकेतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंततः 5 जनवरी को पारा 0 से 18 डिग्री नीचे चला गया और हेटेरस ने अगले दिन रवाना होने का निश्चय किया। वह अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को टुकड़े टुकड़े करके जलते हुए नहीं देख सकता था। सारा मल चूल्हे में चला गया था। फिर 6 तारीख को बर्फ के बवंडर के बीच रवाना होने का आदेश दिया गया। डॉक्टर ने बीमारों के बारे में अंतिम आदेश दिए। बेल और सिम्पसन ने अपने साथियों से चुपचाप हाथ मिलाया। हेटेरस जोर से अलविदा कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को बुरी निगाहों से घिरा हुआ देखा और उसे लगा कि उसने शेंडन को विडंबनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखा है। वह चुप था और शायद एक पल के लिए फॉरवर्ड छोड़ने में हिचकिचाया, लेकिन वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जॉनसन ने यात्रियों के साथ 1/4 मील की दूरी तय की। फिर हेटेरस ने उनसे जहाज पर वापस आने की विनती की और बूढ़ा नाविक एक लंबी विदाई देने के बाद वापस चला गया। उस पल हेटेरस ने आखिरी बार ब्राइड की ओर देखा और देखा कि उसके मस्तूलों के सिरे आसमान के काले बादलों में गायब हो गए हैं। बर्फ के पार छोटी टुकड़ी दक्षिण पूर्व की ओर उतरी। सिम्पसन स्लेज को चला रहा था। डिक ने उत्साह से उसकी मदद की और अपने साथियों के नए व्यवसाय से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। हेटेरस और डॉक्टर पीछे पीछे चले, जबकि बेल आगे आगे अपनी लोहे की नोक वाली छड़ी से बर्फ को टटोलता हुआ चला। थर्मामीटर का बढ़ना बर्फ के आने का संकेत था। ये जल्द ही मोटी परतों में गिरने लगी और यात्रियों के लिए यात्रा कठिन हो गई। इसने उन्हें सीधी रेखा से भटका दिया और उन्हें धीमी गति से चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन औसतन वे 3 मील प्रति घंटे की गति से चले। बर्फ की सतह असमान थी और स्लेज के पलट जाने का खतरा अक्सर बना रहता था, लेकिन बड़ी सावधानी से इसे सीधा रखा गया। हेटेरस और उसके साथी ऐसी खाल पहने हुए थे जो सुंदर होने के बजाय अधिक उपयोगी थी। उनके सिर और चेहरे हुड से ढके हुए थे। उनके मुंह, आंखें और नाक ही हवा के संपर्क में थे। अगर वे खुले नहीं होते तो सांस उनके आवरण को जमा देती और उन्हें कुल्हाड़ी की मदद से उन्हें उतारना पड़ता। कपड़े उतारने का एक अजीब तरीका। अंतहीन मैदान थका देने वाली एकरसता के साथ आगे बढ़ता रहा। एक समान आकार के हिमखंड और ऊबड़-खाबड़ टीले जिनकी अनियमितता हमेशा एक जैसी प्रतीत होने के कारण समाप्त हो गई, एक ही सांचे में ढले हुए ब्लॉक और हिमखंड जिनके बीच टेढ़ी मेढ़ी घाटियां हैं। यात्री कम बोलते थे और हाथ में कंपास लेकर आगे बढ़ते थे। ऐसे वातावरण में मुंह खोलना दर्दनाक होता है। होठों के बीच तुरंत तीखे हिमखंड बन जाते हैं और सांस इतनी गर्म नहीं होती कि उन्हें पिघला सके। बेल के कदम नर्म जमीन पर चिन्हित थे और वे ध्यान से उनका अनुसरण करते थे। उन्हें यकीन था कि वे वहीं जा सकते हैं जहां वे पहले गए थे। भालू और लोमड़ियों के कई निशान उनके रास्ते से गुजरे, लेकिन उस दिन कोई जानवर नहीं दिखा। उनका शिकार करना खतरनाक और बेकार होता, क्योंकि स्लेज काफी ज्यादा भरा हुआ था।
आमतौर पर इस तरह के भ्रमण में यात्री अपने रास्ते में खाने पीने का सामान छोड़ देते हैं। वे उन्हें जानवरों की पहुंच से दूर बर्फ के छिपे हुए स्थानों पर रख देते हैं, यात्रा के दौरान सामान उतार देते हैं और वापस लौटते समय खाने पीने का सामान ले लेते हैं। लेकिन हेटेरस चलने योग्य बर्फ के मैदानों पर ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, और रास्ते की अनिश्चितता ने उसी रास्ते से वापस लौटना काफी मुश्किल बना दिया। दोपहर के समय हेटेरस ने अपनी छोटी टुकड़ी को बर्फ की दीवार के नीचे रुकने के लिए कहा। उनके नाश्ते में पेमिकिन और उबलती हुई चाय शामिल थी। चाय ने ठंड से ठिठुर रहे यात्रियों को राहत पहुंचाई। 1 घंटे आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़े। पहले दिन वे लगभग 20 मील चले और शाम को आदमी और कुत्ते दोनों थक गए। हालांकि अपनी थकान के बावजूद उन्हें रात बिताने के लिए एक बर्फ का घर बनाना पड़ा। इसे बनाने में लगभग 1.5 घंटे लगे। बेल ने खुद को बहुत कुशल दिखाया। बर्फ के टुकड़ों को काटकर एक दूसरे के ऊपर गुंबद के रूप में रखा गया। सबसे ऊपर एक बड़े ब्लॉक से गुंबद बनाया गया। बर्फ मोटा के रूप में काम आई और दरारों को भर दिया। ये जल्द ही सख्त हो गई और पूरी संरचना का एक ही ब्लॉक बन गया। यह एक संकीर्ण छेद से पहुंचा जा सकता था, जिसके माध्यम से डॉक्टर ने खुद को दर्दनाक तरीके से निचोड़ा और अन्य लोग उसके पीछे चले गए। रात का खाना जल्दी से शराब के साथ तैयार किया गया था। बर्फ के घर का आंतरिक तापमान सहनीय था, क्योंकि बाहर जो हवा चल रही थी वो अंदर नहीं जा सकती थी। जब उनका भोजन, जो हमेशा एक जैसा होता था, खत्म हो गया, तो वे सोने के बारे में सोचने लगे। फर्श पर एक मैकिन्टोश बिछा दिया गया था ताकि वे नमी से बच सकें। उनके मोजे और जूते पोर्टेबल ग्रेट द्वारा सुखाए गए और फिर 3 यात्रियों ने खुद को कंबल में लपेट लिया। चौथे को निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया। उसने आम सुरक्षा पर नजर रखी और छेद को बंद होने से बचाया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वे जिंदा दफन हो जाएंगे। डिक ने बर्फ के घर में हिस्सा लिया। बाकी कुत्ते बाहर ही रहे और रात का खाना खाने के बाद वे बर्फ में बैठ गए, जिससे उन्हें कंबल मिल गया। दिन भर की सैर से वे थक गए थे और जल्दी ही सो गए। डॉक्टर ने सुबह 3 बजे पहरेदारी की। रात में एक तूफान आया, जिसके झोंकों ने बर्फ के घर की दीवारों को मोटा कर दिया। अगले दिन 6 बजे वे फिर से अपने नीरस मार्च पर निकल पड़े। तापमान कई डिग्री कम हो गया और जमीन सख्त हो गई, जिससे चलना आसान हो गया। उन्हें अक्सर टीले या पत्थर के ढेर मिलते थे, जैसे कि एस्क्विमॉक्स के छिपने के स्थान। डॉक्टर ने एक टीले को ढहा दिया और बर्फ के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। तुमने क्या उम्मीद की थी, क्लोबोनी? हेटेरस ने कहा। क्या हम पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने यहाँ पैर रखा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बहुत संभव है कि हम हों, लेकिन कौन जानता है। मैं बेकार की खोज में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, कप्तान ने आगे कहा। मैं जल्दी से अपने जहाज पर वापस जाना चाहता हूँ, भले ही हमें ईंधन न मिले। डॉक्टर ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा करने में निश्चित हैं। मैं अक्सर चाहता हूँ कि मैंने फॉरवर्ड को न छोड़ा होता, हेटेरस ने कहा। एक कप्तान का स्थान जहाज पर होता है। जॉनसन वहाँ है। हाँ, लेकिन ठीक है, हमें जल्दी करनी होगी, बस इतना ही। जुलूस तेजी से आगे बढ़ रहा था। सिम्पसन ने कुत्तों को बुलाकर उन्हें उत्तेजित किया। फॉस्फोरेसेंट घटना के परिणामस्वरूप वे आग की लपटों में घिरी जमीन पर दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे और स्लेज से चिंगारी की धूल उठ रही थी। डॉक्टर बर्फ की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। बेल, जो उसके सबसे करीब था, भाग कर आया। ठीक है, मिस्टर क्लोबोनी, उसने चिंता में पुकारा, आप कहाँ हैं? डॉक्टर, कप्तान ने पुकारा। यहाँ, एक गड्ढे में, एक आश्वस्त करने वाली आवाज ने उत्तर दिया। मुझे एक रस्सी फेंक दो और मैं जल्द ही फिर से पृथ्वी की सतह पर आ जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर की ओर एक रस्सी फेंकी, जो लगभग 10 फुट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। उसने रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया और उसके साथियों ने उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर खींच लिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? हेटेरस ने पूछा। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने अपना दयालु चेहरा हिलाते हुए उत्तर दिया, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन तुम वहां कैसे गिर पड़े? ओह, यह अपवर्तन की गलती थी, उसने हंसते हुए उत्तर दिया।
मुझे लगा कि मैं लगभग 1 फुट की दूरी पर कदम रख रहा हूँ और मैं 10 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। मुझे इसकी आदत कभी नहीं पड़ेगी। ये हमें आगे बढ़ने से पहले हर कदम पर आवाज करना सिखाएगा। इस जादुई जगह पर कान सुनते हैं और आंखें सब कुछ उलट पुलट कर देखती हैं। क्या आप आगे जा सकते हैं? कप्तान ने पूछा। ओह हाँ, इस छोटी सी गिरावट ने मुझे नुकसान की बजाय अधिक लाभ पहुंचाया है। शाम को यात्री 25 मील चल चुके थे। वे थक चुके थे, लेकिन इससे डॉक्टर को बर्फ का घर बनते समय एक हिमखंड पर चढ़ने से नहीं रोका जा सका। पूर्ण चंद्रमा स्पष्ट आकाश में असाधारण चमक के साथ चमक रहा था। तारे विलक्षण रूप से चमकीले थे। हिमखंड के शीर्ष से दृश्य एक विशाल मैदान पर फैला हुआ था, जो हिमखंडों से भरा हुआ था। वे सभी आकार और आकृति के थे और मैदान को एक विशाल कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, जिसमें 20 पीढ़ियां मौत की नींद सो रही थीं। ठंड के बावजूद डॉक्टर इस तमाशे के बारे में काफी देर तक सोचते रहे और उनके साथियों को उन्हें वहां से हटाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन उन्हें आराम करने के बारे में सोचना पड़ा। बर्फ की झोपड़ी तैयार थी। चारों साथी उसमें छछूंदरों की तरह घुस गए और जल्द ही धर्मी लोगों की तरह सो गए। अगला दिन और उसके बाद के दिन बिना किसी विशेष घटना के गुजर गए। यात्रा मौसम के अनुसार आसान या कठिन थी। जब मौसम ठंडा और साफ होता तो वे अपने मोकासिन पहनते और तेजी से आगे बढ़ते। जब नमी और चुभन होती तो वे अपने बर्फ के जूते पहनते और बहुत कम रास्ता बनाते। इस तरह वे 15 जनवरी को पहुंचे। चांद अपनी अंतिम चौथाई में था और केवल थोड़े समय के लिए दिखाई दे रहा था। सूरज, हालांकि अभी भी क्षितिज के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन 6 घंटे का एक प्रकार का गोधूली दे रहा था, जो रास्ता देखने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें कंपास द्वारा दी गई दिशा के अनुसार अपना रास्ता तय करना था। बेल ने रास्ता दिखाया। हैट्रस उसके पीछे एक सीधी रेखा में चला। फिर सिम्पसन और डॉक्टर ने बारी बारी से आगे बढ़े ताकि केवल हैट्रस को देख सकें और सीधी रेखा में रहें। लेकिन अपनी सारी सावधानियों के बावजूद वे कभी कभी 30 या 40 डिग्री विचलित हो जाते। फिर उन्हें फिर से अपना रास्ता तय करना पड़ा। रविवार 15 जनवरी को हैट्रस ने सोचा कि उसने दक्षिण की ओर 100 मील की दूरी तय कर ली है। सुबह को कपड़ों और शिविर के विभिन्न सामानों की मरम्मत के लिए समर्पित किया गया था। दिव्य सेवा को नहीं भुलाया गया था। वे दोपहर में फिर से निकल पड़े। तापमान ठंडा था। थर्मामीटर बहुत साफ वातावरण में 0 से केवल 32 डिग्री नीचे था। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, जमीन से भाप उठी, जो लगभग 90 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई और स्थिर रही। वे अपने सामने 1 फुट भी नहीं देख सकते थे। यह उनके कपड़ों से चिपक गई और उसमें बर्फ जम गई। हमारे यात्री, जो बर्फ के टुकड़े से हैरान थे, सभी के मन में एक ही विचार आया, एक दूसरे के करीब जाने का। उन्होंने पुकारा, बेल, सिम्पसन, इस तरफ। डॉक्टर, आप कहाँ हैं? कप्तान। लेकिन कोई जवाब नहीं सुना गया। भाप ध्वनि का संचालन नहीं कर रही थी। उन्होंने सभी ने एकजुट होने के संकेत के रूप में गोली चलाई। लेकिन अगर आवाज की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी, तो आग्नेयास्त्रों का विस्फोट बहुत मजबूत था, क्योंकि यह सभी दिशाओं में गूंज रहा था और बिना किसी स्पष्ट दिशा के एक भ्रमित गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था। तब प्रत्येक ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम किया। हैट्रस रुक गया, अपनी बाहें मोड़ ली और इंतजार करने लगा। सिम्पसन ने अपनी स्लेज को रोकने में ही संतोष कर लिया। बेल ने अपने हाथों से निशानों को महसूस करते हुए अपने कदम पीछे खींचे। डॉक्टर इधर उधर भागता रहा, हिमखंडों से टकराता रहा, गिरता रहा, उठता रहा और खुद को और अधिक खोता रहा। 5 मिनट के बाद उसने कहा, मैं ऐसे नहीं चल सकता। कैसा अजीब माहौल है। यह अचानक बदल जाता है और बर्फ के टुकड़े मेरे चेहरे को काट रहे हैं। कैप्टन, मैं कहता हूँ, कैप्टन। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी बंदूक से गोली चलाई और अपने मोटे दस्ताने के बावजूद ट्रिगर से उसका हाथ जल गया। इस ऑपरेशन के दौरान उसे लगा कि उसने अपने से कुछ कदम की दूरी पर एक भ्रमित पिंड को चलते हुए देखा है। आखिरकार, उसने कहा, हैट्रस, बेल, सिम्पसन, क्या ये तुम हो? जवाब दो, करो। एक खोखली गड़गड़ाहट ही एकमात्र उत्तर था। वह क्या है? डॉक्टर ने सोचा।
वो पिंड पास आया और उसकी रूपरेखा और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। अरे, ये तो भालू है। भयभीत डॉक्टर ने सोचा। यह एक भालू था जो बर्फीले मौसम में खोया हुआ था और उन लोगों से कुछ कदम की दूरी पर से गुजर रहा था जिनके अस्तित्व के बारे में वह अनभिज्ञ था। डॉक्टर ने उसके विशाल पंजे हवा में मारते हुए देखे और उसे यह स्थिति पसंद नहीं आई। वह पीछे कूद गया और पिंड प्रेत की तरह गायब हो गया। डॉक्टर ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन उठ रही है। चारों पैरों पर चढ़कर वह एक ब्लॉक के शीर्ष पर पहुंचा, फिर दूसरे पर, अपनी छड़ी से उसके सिरे को महसूस करते हुए। यह एक हिमखंड है, उसने खुद से कहा। अगर मैं शीर्ष पर पहुंच गया तो मैं बच जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। उसका सिर जमे हुए कोहरे से ऊंचा था, जिसका शीर्ष वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसने अपने 3 साथियों के सिर घने तरल पदार्थ से निकलते हुए देखे। हेट्रस, चिकित्सक, घंटी, सिम्पसन, चारों नाम एक साथ चिल्लाए गए। आकाश एक शानदार प्रभामंडल से प्रकाशित हुआ। पीली किरणें फिकी जो बादलों की तरह ठंडी बर्फ को रंग दे रही थीं, और हिमखंडों के शिखर तरल चांदी से निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे। यात्रियों ने खुद को 100 फीट से भी कम व्यास वाले एक घेरे से घिरा हुआ पाया। हवा की ऊपरी परतों की शुद्धता के कारण वे एक दूसरे को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे और अपने हिमखंडों के शीर्ष से बात कर सकते थे। पहली गोली लगने के बाद उन सभी ने सोचा था कि सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते थे वह थी चढ़ना। स्लेज, कप्तान चिल्लाया, ये हमसे 80 फीट नीचे है। सिम्पसन ने उत्तर दिया। किस हालत में? अच्छी हालत में। भालू के बारे में क्या? डॉक्टर ने पूछा। कौन सा भालू? बेल ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, वह भालू जिसने लगभग मेरा सिर तोड़ दिया था। यदि कोई भालू है तो हमें नीचे जाना होगा, हेटेरस ने कहा। डॉक्टर ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिर से खो जाएंगे। और हमारे कुत्ते? हेटेरस ने पूछा। इस समय कोहरे के बीच से डिक की भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह डिक है, हेटेरस ने कहा। ऊपर कुछ है, मुझे नीचे जाना चाहिए। डरावने स्वर में गुर्राहटें और भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोहरे में ऐसा लग रहा था जैसे किसी गद्देदार कमरे में कोई बहुत बड़ी गुनगुनाहट हो रही हो। जाहिर है कि कुछ संघर्ष चल रहा था। डिक, डिक, कप्तान चिल्लाया, ठंड राइम में पुनः प्रवेश करते हुए। 1 मिनट रुको, हेटेरस, मुझे लगता है कि कोहरा छट रहा है, डॉक्टर ने पुकारा। ऐसा ही था, लेकिन खाली हो रहे तालाब के पानी की तरह कम होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसी जमीन में समा रहा है जहां से वह निकला था। उसके ऊपर हिमखंडों के चमकते हुए शिखर उगाए थे, अन्य, जो तब तक डूबे हुए थे, नए द्वीपों की तरह उभर आए थे। एक ऑप्टिकल भ्रम के कारण यात्री कोहरे के ऊपर अपने हिमखंडों के साथ चढ़ते हुए लग रहे थे। जल्द ही स्लेज का शीर्ष दिखाई दिया, फिर कुत्ते, फिर लगभग 30 अन्य जानवर, फिर विशाल गतिमान पिंड, और डिक कोहरे में अंदर बाहर कूदता हुआ दिखाई दिया। लोमड़ियां, बेल चिल्लाया। भालू, डॉक्टर चिल्लाया। 5, हमारे कुत्ते, हमारा भोजन, सिम्पसन चिल्लाया। लोमड़ियों और भालुओं के एक समूह ने स्लेज पर हमला किया था और भोजन को तहस नहस कर रहे थे। लूटपाट की प्रवृत्ति ने उन्हें सहमत कर दिया। कुत्ते उग्र रूप से भौंक रहे थे, लेकिन झुंड ने कोई ध्यान नहीं दिया और विनाश का दृश्य दयनीय था। फायर, कैप्टन ने चिल्लाते हुए अपनी बंदूक से गोली चलाई। उसके साथियों ने उसकी नकल की। चौगुनी धमाके की आवाज सुनकर भालुओं ने अपने सिर उठाए और एक हास्यास्पद दहाड़ के साथ प्रस्थान का संकेत दिया। वे घोड़े की सरपट दौड़ने से भी तेज चले और लोमड़ियों के झुंड के साथ जल्दी उत्तरी हिमखंडों के बीच गायब हो गए। केर्न, ठंड का मौसम करीब 3/4 घंटे तक रहा। भालू और लोमड़ियों के लिए काफी समय तक खाद्य सामग्री लूटने के लिए काफी समय था, जिस पर वे और भी लालच से हमला कर रहे थे, क्योंकि वे उस समय पहुंचे जब जानवर लंबी सर्दी से भूख से मर रहे थे। उन्होंने अपने विशाल पंजों से स्लेज के कवर को फाड़ दिया था। पेमिकन के डिब्बे खुले और आधे खाली थे। बिस्किट के बैग लूट लिए गए थे। चाय की सामग्री बर्फ पर बिखर गई थी। शराब की एक बैरल टूट गई थी और उसमें से कीमती सामान खत्म हो गया था। कैंपिंग का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था।
जंगली जानवरों ने अपना काम कर दिया था। बेल ने कहा, शैतानों ने हमारा काम कर दिया है। सिम्पसन ने कहा, अब हम क्या करें? डॉक्टर ने कहा, पहले हम देखें कि हमने कितना खोया है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। हेटेरस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिखरी हुई चीजों को उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी पेमिकिन और बिस्किट उठा लिए जो अभी भी खाने लायक थे। शराब की इतनी बड़ी मात्रा का नष्ट होना दुखद था, क्योंकि इसके बिना कोई भी गर्म पेय प्राप्त करना असंभव था, न तो चाय और न ही कॉफी। डॉक्टर ने बचे हुए खाने पीने की चीजों की सूची बनाई और पाया कि जानवरों ने 200 पाउंड पेमिकिन और 150 पाउंड बिस्किट खा लिए थे। अगर यात्री अपनी यात्रा जारी रखते तो उन्हें आधे राशन पर रहना पड़ता। उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। क्या उन्हें वापस लौटकर अपनी यात्रा फिर से शुरू करनी चाहिए? लेकिन वे पहले से तय की गई 150 मील की दूरी कैसे खो सकते थे? और ईंधन के बिना वापस आने पर चालक दल उनका स्वागत कैसे करेगा? और उनमें से कौन फिर से यात्रा शुरू करेगा? ये स्पष्ट था कि सबसे अच्छी बात ये थी कि आगे बढ़ना चाहिए, भले ही इसके लिए सबसे खराब कठिनाइयों का सामना करना पड़े। डॉक्टर हेटरस और बेल आगे बढ़ने के पक्ष में थे, लेकिन सिम्पसन वापस जाना चाहता था। यात्रा की थकान से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और वह स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया था। लेकिन अंत में, ये देखते हुए कि वह अपने विचार में अकेला था, उसने स्लेज के आगे अपनी जगह ले ली और छोटा कारवां अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। अगले 3 दिनों में 15 से 17 जनवरी तक यात्रा की नीरस घटनाएं फिर से घटित हुईं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, यात्री जल्दी ही थक गए, थकान के कारण उनके पैर दुखने लगे और कुत्तों को भी मुश्किल से कुछ मिल रहा था। अपर्याप्त भोजन ने उन पर असर डाला। मौसम अपनी सामान्य तेजी से बदला, अचानक तीव्र ठंड से नमी और भेदने वाले कोहरे में बदल गया। 18 जनवरी को बर्फ के मैदान का स्वरूप एकदम बदल गया। क्षितिज पर पिरामिड जैसी बहुत सी चोटियां दिखाई देने लगीं, जो बहुत ऊंचाई पर एक नुकीले सिरे पर समाप्त होती थीं। कुछ स्थानों पर बर्फ की परत के आर पार मिट्टी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह शिस्ट और क्वार्ट्ज से बनी है, और कुछ कैल्केरियस चट्टान जैसी भी लग रही थी। आखिरकार यात्री धरती पर पहुंच गए और उनके अनुमान के अनुसार महाद्वीप न्यू कॉर्नवाल ही होना चाहिए। डॉक्टर एक बार फिर ठोस जमीन पर चलने से खुश थे। यात्रियों को बेलचर केप पहुंचने से पहले सिर्फ 100 मील और चलना था, लेकिन असमानताओं, दरारों और खाइयों से भरी इस पथरीली जमीन पर चलने की परेशानी और बढ़ गई। उन्हें जमीन के अंदरूनी हिस्से में उतरना पड़ा और संकरी घाटियों को पार करते हुए तट पर ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ा, जहां 30 या 40 फीट की ऊंचाई तक बर्फ जमी हुई थी। यात्रियों को जल्द ही उन स्तरों पर पछतावा होने लगा, जिन पर स्लेज इतनी आसानी से लुढ़क जाती थी। अब उन्हें अपनी पूरी ताकत से उसे घसीटना था। कुत्ते थक चुके थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। पुरुषों ने भी उनके साथ जुटे हुए खुद को बांध लिया और खुद भी थक गए। उन्हें अक्सर खड़ी पहाड़ी को पार करने के लिए सामान उतारना पड़ता था, जिसकी जमी हुई सतह पर कोई पकड़ नहीं थी। 10 फीट लंबे कुछ रास्ते पार करने में घंटों लग जाते थे। पहले दिन वे उस जमीन पर केवल 5 मील ही चले, जिसका नाम कॉर्नवाल था। अगले दिन स्लेज चट्टानों के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। यात्री इतने थक चुके थे कि अपना बर्फ का घर नहीं बना पा रहे थे और उन्हें रात को तंबू के नीचे भैंस की खाल में लिपटे हुए और अपनी छाती पर मोजे रखकर सुखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति के परिणामों की आसानी से कल्पना की जा सकती है। रात के दौरान थर्मामीटर 0 से 44 डिग्री नीचे चला गया और पारा जम गया। सिम्पसन की तबीयत खराब हो गई। लगातार सर्दी, भयंकर गठिया और असहनीय दर्द ने उसे स्लेज पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे वह अब और नहीं चला सकता था। बेल ने उसकी जगह ले ली। वह ठीक नहीं था, लेकिन हार नहीं मानने के लिए बाध्य था। डॉक्टर ने भी उसकी भयानक सर्दियों की यात्रा के प्रभाव को महसूस किया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह अपनी छड़ी पर झुकते हुए आगे बढ़ता रहा। उसने रास्ता रोशन किया, उसने हर चीज में मदद की। हेटेरस, निष्क्रिय, अभेद्य, अचेतन, पहले दिन की तरह अच्छे स्वास्थ्य में, अपने लोहे के शरीर के साथ,
चुपचाप स्लेज के पीछे चल रहा था। 20 जनवरी को मौसम इतना खराब था कि थोड़ा सा प्रयास करने पर तुरंत हार मान लेता था, लेकिन जमीन की कठिनाइयां इतनी अधिक थीं कि हेटेरस और बेल ने खुद को कुत्तों के साथ जोड़ लिया। स्लेज का अगला हिस्सा अप्रत्याशित झटके से टूट गया और उन्हें रुककर उसे ठीक करना पड़ा। इस तरह की देरी दिन में कई बार होती थी। यात्री बर्फ में कमर तक लथपथ गहरी खाई से होते हुए यात्रा कर रहे थे और भयंकर ठंड के बावजूद पसीने से तर थे। कोई भी कुछ नहीं बोला। अचानक बेल ने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा, मुट्ठी भर बर्फ उठाई और अपने साथी के चेहरे पर पूरी ताकत से रगड़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, बेल? डॉक्टर ने संघर्ष करते हुए कहा, लेकिन बेल रगड़ना जारी रखा। क्या तुम पागल हो? तुमने मेरी आंखें, नाक और मुंह बर्फ से भर दिए हैं। यह क्या है? क्यों? बेल ने उत्तर दिया, यदि आपके पास एक नाक बची है तो उसका श्रेय आपको मुझे देना होगा। नाक? डॉक्टर ने अपना हाथ चेहरे पर रखते हुए कहा, हाँ मिस्टर क्लोबोनी, आप काफी ठंड से कांप रहे थे। जब मैंने आपको देखा तो आपकी नाक काफी सफेद थी, और अगर मैं थोड़ा भी रगड़ता तो आपकी नाक खत्म हो जाती। धन्यवाद बेल, डॉक्टर ने कहा, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके लिए यही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे मिस्टर क्लोबोनी, और मैं केवल यही चाहती हूँ कि हमारे लिए आगे इससे भी बुरी कोई घटना न हो। तुम्हारा मतलब सिम्पसन से है? बेचारा, वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। क्या तुम्हें उसके लिए डर लगता है? हेटेरस ने जल्दी से पूछा। हाँ कप्तान, डॉक्टर ने उत्तर दिया। तुम्हें किस बात का डर है? स्कवी का भयंकर हमला। उसके पैर पहले से ही सूज गए हैं और उसके मसूड़ों पर हमला हुआ है। बेचारा स्लेज पर अपने कंबल के नीचे लेटा हुआ है और हर झटके से उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। मुझे उस पर दया आती है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बेचारा सिम्पसन, बेल ने कहा। डॉक्टर ने कहा, शायद हमें 1 या 2 दिन रुक जाना चाहिए। रुको, हेटेरस चिल्लाया, जब 18 आदमियों की जान हमारी वापसी पर निर्भर है। तुम्हें पता है कि हमारे पास केवल 20 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन बचा है। न तो डॉक्टर और न ही बेल इसका उत्तर दे पाए और स्लेज अपने रास्ते पर चली गई। शाम को वे एक बर्फ की पहाड़ी के नीचे रुके, जहां से बेल ने जल्द ही एक गुफा काट दी। यात्रियों ने उसमें शरण ली और डॉक्टर ने रात सिम्पसन की देखभाल में बिताई। वो उस कवि का शिकार था और उसके भयभीत होठों से लगातार कराहें निकल रही थीं। मिस्टर क्लोबोनी, मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। काश मैं पहले ही मर चुका होता। हिम्मत रखो, बेचारे, डॉक्टर ने दया भरी आवाज में जवाब दिया और सिम्पसन की शिकायतों का लगातार ध्यान से जवाब दिया। हालांकि वह थकावट से आधा मरा हुआ था, फिर भी उसने रात का एक हिस्सा बीमार आदमी को सुखदायक पे बनाने में लगाया और उसे नींबू के रस से रगड़ा। दुर्भाग्य से इसका कोई असर नहीं हुआ और भयानक बीमारी फैलने से नहीं रुकी। अगले दिन उन्हें उस बेचारे को स्लेज पर उठाना पड़ा, हालांकि उसने उनसे विनती की और प्रार्थना की कि वे उसे शांति से मरने दें और फिर से अपना दर्दनाक सफ़र शुरू करें। बर्फीली धुंध ने तीनों आदमियों को पूरी तरह भिगो दिया। बर्फ और ओले उनके चेहरों पर पड़ रहे थे। वे बोझ ढोने वाले जानवरों की तरह काम कर रहे थे और उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था। डिक इधर उधर भागता रहा और सहज ज्ञान से सबसे अच्छा रास्ता खोजता रहा। 23 जनवरी की सुबह, जब लगभग अंधेरा हो चुका था, क्योंकि नया चांद अभी तक दिखाई नहीं दिया था, डिक सबसे पहले भागा। वो कई घंटों तक नजरों से ओझल रहा। हेटेरस चिंतित हो गया, क्योंकि जमीन पर भालू के कई निशान थे। वह सोच रहा था कि क्या करना बेहतर होगा। तभी सामने से एक तेज भौंकने की आवाज सुनाई दी। छोटा जुलूस तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही एक खड्ड की गहराई में उस वफादार जानवर के पास पहुंच गया। डिक इस तरह से खड़ा था मानो वह चूना पत्थर से बने एक तरह के टीले के सामने पत्थर की तरह जम गया हो और उस पर बर्फ की सीमेंट लगी हुई थी। इस बार डॉक्टर ने निशानों से खुद को अलग करते हुए कहा, ये वास्तव में एक पत्थर का ढेर है, हम गलत नहीं हो सकते। हेटेरस ने कहा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अगर यह एक टीला है तो इसमें कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, शायद कुछ खाद्य सामग्री।
मानो यूरोपीय लोग कभी यहाँ आए हों। हेटेरस ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन अगर यूरोपीय लोगों ने नहीं, तो हो सकता है कि एस्किमोक्स ने अपने शिकार का कुछ उत्पाद यहाँ छिपाया हो। मुझे लगता है कि वे ऐसा करने के आदी हैं। ठीक है, अगर तुम चाहो तो देखो, क्लोबोनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारे समय के लायक है। क्लोबोनी और बेल अपनी कुदालियां लेकर कब्र की ओर बढ़े। डिक लगातार भौंकता रहा। जल्द ही कब्र को ध्वस्त कर दिया गया और डॉक्टर ने एक गीला कागज निकाला। हेटेरस ने दस्तावेज लिया और पढ़ा। अल्तम पोपोविज दिसंबर 13, 1860। 12 डिग्री देशांतर 8 डिग्री 35 अक्षांश शिनशुमार। डॉक्टर ने कहा। हेटेरस ने कहा, मैं इस नाम के किसी जहाज को इन समुद्रों में अक्सर आते जाते नहीं जानता। डॉक्टर ने आगे कहा, ये स्पष्ट है कि कुछ नाविक या शायद कुछ जहाज डूबे हुए लोग पिछले 2 महीनों में यहाँ से गुजरे हैं। ये निश्चित है, बेल ने कहा। हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने पूछा। अपना रास्ता जारी रखो, हेटेरस ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पोपोइस के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि फॉरवर्ड हमारी वापसी का इंतजार कर रहा है। सिम्पसन की मृत्यु। यात्री थके हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, हर कोई अपनी खोज के बारे में सोच रहा था। हेटेरस ने बेचैनी से भौहें सिकोड़ी। पोपोइस क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा, क्या ये कोई जहाज है? और अगर है, तो ये ध्रुव के इतने पास क्या कर रहा था? इस विचार से वह कांप उठा, लेकिन ठंड से नहीं। डॉक्टर और बेल ने केवल इस बारे में सोचा कि उनकी खोज दूसरों या खुद के लिए क्या परिणाम ला सकती है। लेकिन उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं ने जल्द ही उन्हें अपने बचाव के अलावा हर चीज से बेखबर कर दिया। सिम्पसन की हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर को लगा कि मौत करीब है। वो कुछ नहीं कर सकता था और खुद को एक दर्दनाक नेत्र रोग से पीड़ित कर रहा था, जो अगर नजरअंदाज किया जाए तो अंधापन ला सकता था। गोधूली के समय उन्हें इतनी रोशनी मिलती थी कि बर्फ से परावर्तित होने पर आंखों को चोट पहुंचती थी। परावर्तन से बचना मुश्किल था, क्योंकि चश्मे के चश्मे पर अपारदर्शी बर्फ की एक परत जम गई थी, जिससे दृश्य बाधित हो रहा था। और जब मार्ग के खतरों के लिए इतनी सावधानी की आवश्यकता थी, तो स्पष्ट रूप से देखना महत्वपूर्ण था। हालांकि डॉक्टर और बेल ने बारी बारी से अपनी आंखों को ढकने या स्लेज को निर्देशित करने का काम किया। मिट्टी ज्वालामुखीय थी और इसकी असमानताओं के कारण स्लेज को खींचना बहुत मुश्किल था, जिसका फ्रेम घिस रहा था। एक और कठिनाई बर्फ की एकसमान चमक का प्रभाव था। यात्रियों के पैरों के नीचे जमीन गिरती हुई प्रतीत होती थी और उन्हें जहाज के लुढ़कने जैसा ही एहसास होता था। वे इसके आदी नहीं हो पाए और इससे उन्हें नींद आने लगी और वे अक्सर सपने में आधे रास्ते पर चलते थे। फिर कोई अप्रत्याशित झटका, गिरना या बाधा उन्हें उनकी जड़ता से जगा देती, जो बाद में फिर से उन पर हावी हो जाती। 25 जनवरी को वे नीचे उतरने लगे और उनके लिए खतरा बढ़ गया। जरा सी भी चूक उन्हें खाई में गिरा सकती थी और वे निश्चित रूप से वहां खो जाते। शाम के समय एक बहुत ही भयंकर तूफान ने बर्फ से ढकी चोटियों को हिला दिया। उन्हें जमीन पर लेटना पड़ा और तापमान इतना कम था कि वे जमकर मर जाने के खतरे में थे। बेल ने हेटेरस की मदद से एक बर्फ का घर बनाया, जिसमें बेचारे लोग शरण लिए हुए थे। वहां उन्होंने थोड़ा पेमिकिन और गर्म चाय पी। वहां केवल कुछ गैलन शराब बची थी और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वे बर्फ को उसकी प्राकृतिक अवस्था में नहीं ले सकते थे। इसे पिघलाना पड़ता है। समशीतोष्ण देशों में, जहां तापमान बमुश्किल हिमांक से नीचे गिरता है, ये हानिकारक नहीं है, लेकिन ध्रुवीय वृत्त के ऊपर यह इतना ठंडा हो जाता है कि इसे लाल गर्म लोहे से अधिक नहीं छुआ जा सकता। तापमान में इतना अंतर होता है कि इसके अवशोषण से दम घुटने लगता है। एस्क्विमॉक्स बर्फ से अपनी प्यास बुझाने की अपेक्षा सबसे बड़ी यातनाएं सहना पसंद करते हैं। डॉक्टर ने सुबह 3 बजे, जब तूफान अपने चरम पर था, निगरानी करने की अपनी बारी ली। वह बर्फ के घर के एक कोने में झुका हुआ था। जब सिम्पसन की एक करुण कराह ने उसका ध्यान आकर्षित किया, वो उसके पास जाने के लिए उठा और छत पर अपना सिर मार लिया। दुर्घटना के बारे में सोचे बिना उसने सिम्पसन के सूजे हुए अंगों को रगड़ना शुरू कर दिया।
लगभग एक चौथाई घंटे के बाद वह फिर से उठा और फिर से अपना सिर मारा, हालांकि वह तब घुटनों के बल बैठा था। ये तो बहुत अजीब बात है, उसने खुद से कहा। उसने अपना हाथ सिर के ऊपर उठाया और महसूस किया कि छत नीचे जा रही है। हे भगवान! वह चिल्लाया, हैट्रस! बेल! उसकी चीख सुनकर उसके साथी जाग गए, वे भी तुरंत उठ गए और टकराने लगे। अंधेरा बहुत घना था। छत गिर रही है! डॉक्टर चिल्लाया। वे सभी सिम्पसन को घसीटते हुए बाहर निकल आए। वे जैसे ही अपने खतरनाक ठिकाने से बाहर निकले, वह एक जोरदार शोर के साथ अंदर आ गिरा। बेचारे लोगों को तंबू के नीचे शरण लेनी पड़ी, जो जल्द ही बर्फ की मोटी परत से ढक गया, जो एक खराब कंडक्टर के रूप में यात्रियों को जिंदा जमने से बचाती रही। तूफान रात भर जारी रहा। जब अगली सुबह बेल ने कुत्तों को जोता तो उसने पाया कि उनमें से कुछ ने अपने चमड़े के जोते खाने शुरू कर दिए थे और उनमें से 2 बहुत बीमार थे और वे ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे। बहरहाल कारवां फिर से चल पड़ा। अभी सिर्फ 60 मील की दूरी बाकी थी। 26 तारीख को बेल, जो आगे चल रहा था, ने अचानक अपने साथियों को आवाज दी। वे उसके पास दौड़े और उसने एक हिमखंड के सहारे टिकी हुई बंदूक की ओर इशारा किया। बंदूक! डॉक्टर चिल्लाया। हेटेरस ने इसे ले लिया। ये भरा हुआ था और अच्छी हालत में था। डॉक्टर ने कहा, पोपो, इसके लोग बहुत दूर नहीं हो सकते। हेटेरस ने टिप्पणी की कि बंदूक अमेरिकी निर्मित थी और उसके हाथों ने जमे हुए बैरल को कुरकुरा कर दिया। उसने मार्च जारी रखने का आदेश दिया और वे पहाड़ी ढलान से नीचे उतरते रहे। सिम्पसन सभी भावनाओं से वंचित लग रहा था। उसके पास अब शिकायत करने की ताकत नहीं थी। तूफान जारी रहा और स्लेज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वे 24 घंटे में मुश्किल से कुछ मील ही चल पाए और सख्त अर्थव्यवस्था के बावजूद प्रावधान तेजी से कम हो गए, लेकिन जब तक उनके पास वापसी यात्रा के लिए पर्याप्त था, हेटेरस आगे बढ़ता रहा। 27 तारीख को उन्हें बर्फ में आधा दबा हुआ एक सेक्सटेंट मिला, फिर एक चमड़े की बोतल, बाद वाली बोतल में ब्रांडी थी, या यूं कहें कि बर्फ का एक टुकड़ा, जिसके बीच में बर्फ का एक गोला था, जो आत्मा का प्रतीक था। इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये स्पष्ट था कि वे कुछ ऐसे गरीब जहाजी लोगों के पदचिन्हों पर चल रहे थे, जिन्होंने उनकी तरह ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता अपनाया था। डॉक्टर ने अन्य पत्थरों की तलाश में ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन व्यर्थ। उसके मन में दुखद विचार आए। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अपने पूर्ववर्तियों से न मिलना एक अच्छी बात होगी। वह और उसके साथी उनके लिए क्या कर सकते थे? उन्हें खुद मदद चाहिए थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर उनके पूर्ववर्तियों की संख्या बहुत अधिक होती तो वे सभी भूख से मर जाते। हेटेरस उनसे बचना चाहता था और क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता था? लेकिन ये लोग उनके साथी देशवासी हो सकते थे और उन्हें बचाने की संभावना चाहे जितनी भी कम क्यों न हो, क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? उसने बेल से पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचता है, लेकिन बेचारे का दिल अपनी पीड़ा से कठोर हो चुका था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्लोबोनी ने हेट्रस से सवाल करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने इसे ईश्वर पर छोड़ दिया। 27 तारीख की शाम को सिम्पसन अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गया था। उसके अंग पहले से ही अकड़ चुके थे और जम चुके थे। उसकी सांस लेने में तकलीफ के कारण उसके सिर के चारों ओर धुंध सी छा गई थी और ऐंठन भरी हरकतें ये बता रही थीं कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसके चेहरे पर भयानक, हताश भाव थे और उसने कैप्टन की ओर शक्तिहीन क्रोध की दृष्टि डाली। उसने चुपचाप उस पर आरोप लगाया और हेट्रस ने उससे किनारा कर लिया और पहले से कहीं अधिक मौन और अपने में सिमटा हुआ हो गया। अगली रात भयावह थी। तूफान ने हिंसा को दोगुना कर दिया। तंबू 3 बार गिरा और बर्फ के ढेरों ने बेचारे लोगों को दफना दिया, उन्हें अंधा कर दिया, उन्हें जमने दिया और आसपास के हिमखंडों से टकराने वाले तीखे हिमखंडों से उन्हें घायल कर दिया। कुत्ते विलाप करते हुए चिल्ला रहे थे। सिम्पसन क्रूर वातावरण में खुला पड़ा था। बेल फिर से तंबू खड़ा करने में सफल रहा, जिसने उन्हें ठंड से तो नहीं बचाया, लेकिन बर्फ को बाहर रखा। लेकिन एक और अधिक प्रचंड झोंके ने इसे चौथी बार उड़ा दिया और अपने क्रोध में इसे घसीटता हुआ ले गया। ओह!
हम इसे अब और सहन नहीं कर सकते। बेल चिल्लाया, साहस करो यार, हिम्मत करो। डॉक्टर ने उत्तर दिया, खुद को खड्ड में लुढ़कने से बचाने के लिए उससे लिपट गया। सिम्पसन की मौत की खड़खड़ाहट सुनाई दी। अचानक आखिरी कोशिश के साथ उसने खुद को उठाया और हैट्रस पर अपनी मुट्ठी हिलाई, जो उसे स्थिर रूप से देख रहा था। फिर एक भयानक चीख लगाई और अपनी अधूरी धमकी के बीच में ही मर गया। वो मर चुका है, डॉक्टर चिल्लाया। मृत, बेल ने दोहराया। हेटेरस शव की ओर बढ़ा, लेकिन तेज हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। बेचारा सिम्पसन इस जानलेवा माहौल का पहला शिकार था, कैप्टन की बेवजह जिद की कीमत अपनी जान देकर चुकाने वाला पहला व्यक्ति। मृतक ने हैट्रस को हत्यारा कहा था, लेकिन वह इस आरोप के आगे नहीं झुका। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके पीले गाल पर जम गया। डॉक्टर और बेल ने उसे एक तरह के डर से देखा। अपनी छड़ी पर झुके हुए वो उत्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिख रहा था, बवंडर के बीच में सीधा खड़ा था और अपनी गतिहीनता में डरावना था। वह शाम के प्रथम प्रकाश तक इसी प्रकार खड़ा रहा, साहसी, दृढ़, अदम्य, तथा ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने चारों ओर गरजने वाले तूफान को चुनौती दे रहा है। वापसी। सुबह 6 बजे हवा कम हो गई और अचानक उत्तर की ओर मुड़ने से आसमान से बादल छंट गए। थर्मामीटर का तापमान 0 से 33 डिग्री नीचे था। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर पहुंची, जिसे वे कुछ दिनों बाद चमका देंगे। हेटेरस अपने 2 उदास साथियों के पास आया और उनसे धीमी, उदास आवाज में कहा, हम अभी भी सर एडवर्ड बेल्चर द्वारा बताए गए स्थान से 60 मील से अधिक दूर हैं। हमारे पास बस इतना ही सामान है कि हम वापस ब्रिगेड में जा सकें। अगर हम और आगे बढ़े तो हमारी मौत निश्चित है, और इससे किसी का भला नहीं होगा। हमें अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। यह एक समझदारी भरा निर्णय है, हेटेरस, डॉक्टर ने उत्तर दिया। आप हमें जहां तक ले गए, मैं आपके साथ चलता, लेकिन हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। हम मुश्किल से एक पैर दूसरे के आगे रख पाते हैं। हमें वापस लौटना चाहिए। क्या आपकी भी यही राय है, बेल? हेटेरस ने पूछा। हाँ, कप्तान, बड़ाई ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, हेटेरस ने कहा, हम 2 दिन आराम करेंगे। हमें ये चाहिए, स्लेज की मरम्मत की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक बर्फ का घर बनाना चाहिए और थोड़ी ताकत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तय हो जाने के बाद हमारे तीनों आदमी जोश के साथ काम पर लग गए। बेल ने निर्माण की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती, और जल्द ही उन्हें खड्ड के तल पर एक अच्छा आश्रय मिल गया, जहां अंतिम पड़ाव था। हेटेरस को अपनी यात्रा को बाधित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उनकी सारी परेशानी और दर्द खत्म हो गया। एक बेकार यात्रा, जिसकी कीमत एक आदमी ने अपनी जान देकर चुकाई। अब जब कोयले की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो चालक दल का क्या होगा? शंडान क्या सोचेगा? इन सभी दर्दनाक विचारों के बावजूद उसे लगा कि आगे और आगे जाना असंभव है। उन्होंने तुरंत वापसी की यात्रा के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। स्लेज की मरम्मत की गई, अब उस पर ढोने के लिए केवल 200 पाउंड वजन था। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए, जो फटे हुए, बर्फ से भीगे हुए और ठंड से सख्त हो गए थे। नए मोकासिन और स्नो शूज ने उन कपड़ों की जगह ले ली जो घिस चुके थे। इस काम में 29 तारीख का पूरा दिन और 30 तारीख की सुबह लग गई। तीनों यात्रियों ने आराम किया और खुद को तसल्ली दी। बर्फ के घर में और खड्ड के हिमखंडों पर बिताए 36 घंटों के दौरान डॉक्टर ने देखा कि डिक का व्यवहार बहुत अजीब था। वह बर्फ की कई परतों से बनी जमीन में एक तरह की उभार को सूंघते हुए रेंगता रहा। वह अधीरता से अपनी दुम हिलाता रहा और अपने मालिक का ध्यान उस स्थान की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता रहा। डॉक्टर ने सोचा कि कुत्ते की बेचैनी शायद सिम्पसन के शव की उपस्थिति के कारण हो सकती है, जिसे दफनाने के लिए उसके और उसके साथियों के पास अभी समय नहीं था। उसने इसे और आगे नहीं टालने का निश्चय किया, खासकर इसलिए कि वे अगली सुबह जल्दी निकलने वाले थे। बेल और डॉक्टर ने अपनी कुदालियां ली और खड्ड के सबसे निचले हिस्से की ओर अपने कदम बढ़ाए। डिक द्वारा इंगित टीला शव को रखने के लिए एक अच्छी जगह लग रहा था। उन्हें इसे भालुओं से बचाने के लिए गहराई में दफनाना पड़ा।
उन्होंने नर्म बर्फ की परत को हटाना शुरू किया और फिर बर्फ पर हमला किया। अपनी कुदाल के तीसरे वार में डॉक्टर ने एक कठोर बाधा को तोड़ दिया। उसने टुकड़ों को बाहर निकाला और देखा कि यह एक कांच की बोतल थी। बेल ने एक छोटी बिस्कुट की थैली देखी जिसके नीचे कुछ टुकड़े थे। डॉक्टर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं सोच नहीं सकता, बेल ने अपना काम रोकते हुए उत्तर दिया। उन्होंने हेटेरस को बुलाया, जो तुरंत आ गया। डिक जोर से भौंकने लगा और बर्फ को खुरचने लगा। डॉक्टर ने कहा, शायद हमें कोई खाद्य सामग्री की दुकान मिल गई है। ये संभव है, बेल ने कहा। आगे बढ़ो, हेटेरस ने कहा। कुछ बचे हुए भोजन को बाहर निकाला गया तथा एक डिब्बा 1/4 पेमिकन से भरा हुआ था। अगर यह छिपने की जगह है, हेटेरस ने कहा, भालू हमसे पहले भी आ चुके हैं। देखिए, खाने पीने की चीजें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। मुझे ऐसा ही डर है, डॉक्टर ने जवाब दिया, क्योंकि बेल की चीख ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो एक आदमी के पैर पर आ गई थी, जो अकड़ गया था और जम गया था। एक लाश, डॉक्टर चिल्लाया। यह एक मकबरा है, हेटेरस ने उत्तर दिया। जब शव को खोदा गया तो वह एक नाविक का निकला, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और जो पूरी तरह से सुरक्षित था। उसने आर्कटिक नाविक के कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर यह नहीं बता पाए कि वो कितने समय से मरा हुआ था। लेकिन इस शव के बाद बेल को एक दूसरा शव मिला, जो 50 साल के एक व्यक्ति का था, जिसके चेहरे पर उस पीड़ा के निशान थे जिसने उसे मार डाला था। ये दफन की हुई लाशें नहीं हैं, डॉक्टर चिल्लाया। बेचारे लोग मौत से हैरान थे, जैसे हमने उन्हें पाया। आप सही कह रहे हैं, मिस्टर क्लोबोनी, बेल ने उत्तर दिया। चलो, चलो, हेटेरस ने कहा। बेल ने कांपते हुए आज्ञा का पालन किया, क्योंकि कौन जानता था कि उस टीले में कितने मानव शरीर थे। डॉक्टर ने कहा, ये लोग उसी दुर्घटना के शिकार हैं जो हमारे साथ लगभग घटित हो गई थी। उनका बर्फ का घर ढह गया। आइए देखें कि उनमें से कोई अभी भी जीवित है या नहीं। जल्दी ही जगह साफ कर दी गई और बेल ने एक तीसरा शव खोदकर निकाला, जो 40 साल के एक आदमी का था, जो दूसरों की तरह लाश जैसा नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे लगा कि उसे अस्तित्व के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। वह जीवित है, वह चिल्लाया। बेल और वह शव को बर्फ के घर में ले गए, जबकि हेटेरस, बिना हिले डुले, अपने अंतिम निवास के बारे में सोच रहे थे। डॉक्टर ने होश में आए व्यक्ति के कपड़े उतारे और उस पर किसी घाव का निशान नहीं पाया। उसने और बेल ने उसे शराब में डूबा हुआ ओकम से जोर से रगड़ा और उन्हें होश में आने के संकेत मिले, लेकिन वह बदकिस्मत आदमी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी जीभ उसके तालू से चिपक गई थी, मानो जम गई हो। डॉक्टर ने उसकी जेबों की तलाशी ली, लेकिन वे खाली थीं। उसने बेल को घर्षण जारी रखने के लिए छोड़ दिया और हेटेरस के पास वापस आ गया। कप्तान बर्फ के घर की गहराई में गया था और सावधानी से खोजबीन की थी। वो एक पत्र का आधा जला हुआ टुकड़ा पकड़े हुए ऊपर आया। उस पर ये शब्द थे, ... टेमुंट, ... ओपोइज, ... W यॉर्क, अल्टामुंट, न्यूयॉर्क के जहाज पोपोइज के डॉक्टर ने चिल्लाया। एक अमेरिकी, हेटेरस ने कहा। मैं उसे बचा लूंगा, डॉक्टर ने कहा, और फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। वह अल्टामुंट वापस चला गया, जबकि हेटेरस विचारमग्न रहा। उसकी सावधानी के कारण डॉक्टर उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को जीवन में वापस लाने में सफल रहा, लेकिन उसे कोई एहसास नहीं हुआ। वो न तो देख सकता था, न सुन सकता था, न बोल सकता था, लेकिन वह जीवित था। अगले दिन हेटेरस ने डॉक्टर से कहा, हमें तुरंत शुरू करना होगा। हाँ, स्लेज लोड नहीं है, हम बेचारे को उस पर बिठाकर जेल ले जाएंगे। बहुत अच्छा, लेकिन हमें पहले इन शवों को दफनाना होगा। 2 अज्ञात नाविकों को फिर से बर्फ के घर के खंडहरों के नीचे रखा गया और सिम्पसन की लाश ने अल्टामुंट की जगह ले ली। तीनों यात्रियों ने अपने साथी को दफनाया और सुबह 7 बजे वे फिर से निकल पड़े। ग्रीनलैंड के 2 कुत्ते मर चुके थे और डिक ने खुद को उनकी जगह पर पेश किया। उसने ऊर्जा के साथ खींचा।
अगले 20 दिनों में यात्रियों ने वही सब अनुभव किया जो पहले हुआ था। लेकिन चूंकि यह फरवरी का महीना था, इसलिए उन्हें बर्फ से उतनी परेशानी नहीं हुई। भयंकर ठंड थी, लेकिन बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रही थी। 31 जनवरी को पहली बार सूरज फिर से निकला और हर दिन वह क्षितिज के ऊपर ज्यादा देर तक रुकता रहा। बेल और डॉक्टर लगभग अंधे और आधे लंगड़े हो गए थे, बड़ाई बैसाखियों के सहारे चलने को मजबूर था। अल्टामोंट अभी भी जीवित था, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर ने उसका बहुत ख्याल रखा, हालांकि वह खुद भी ध्यान चाहता था। वह थकान से बीमार हो रहा था। हेट्रस को अपने जहाज के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे किस हालत में पाना चाहिए था। 24 फरवरी को वह अचानक रुक गया। करीब 300 कदम आगे लाल बत्ती दिखाई दी और काले धुएं का गुबार आसमान की ओर उठा। उस धुएं को देखो, मेरा जहाज जल रहा है, उसने धड़कते दिल से कहा। हम अभी 3 मील दूर हैं, बेल ने कहा। ये फॉरवर्ड नहीं हो सकता। हाँ, ये सच है, डॉक्टर ने कहा। मृग तृष्णा के कारण यह और भी निकट प्रतीत होता है। तीनों आदमी स्लेज को डिक्की देखभाल में छोड़कर आगे बढ़ गए और 1 घंटे के भीतर जहाज के सामने पहुंच गए। वह बर्फ के बीच जल रहा था, जो उसके चारों ओर पिघल रही थी। 100 कदम आगे एक आदमी उनसे मिला, जो आग की लपटों में जलते हुए जहाज के सामने हाथ मल रहा था। वह जॉनसन था। हेटेरस उसके पास दौड़ा। मेरा जहाज, मेरा जहाज, वह चिल्लाया। क्या यह आप हैं, कप्तान? ओह, और पास मत आइए, जॉनसन ने कहा। यह क्या है? हेटेरस ने पूछा। वे दुष्ट जहाज में आग लगाने के बाद 48 घंटे पहले चले गए। उन पर श्राप लगाओ, हेटेरस चिल्लाया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, धरती कांप उठी, हिमखंड बर्फ के मैदान पर गिर पड़े, धुएं का एक स्तंभ बादलों में चला गया और फॉरवर्ड जहाज फट गया। डॉक्टर और बेल हेटेरस के पास पहुंचे, जो निराशा की गहराई से चिल्लाया। काया भाग गए हैं, ताकतवर सफल होंगे। जॉनसन और बेल, आप साहसी हैं। डॉक्टर, आपके पास विज्ञान है। मुझे विश्वास है। उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर। उसके साथियों ने ये ओजपूर्ण शब्द सुने और उन्होंने उनका भला किया, लेकिन ध्रुवीय प्रदेशों के बीच 80 डिग्री अक्षांश के नीचे अकेले इन 4 लोगों के लिए यह एक भयानक स्थिति थी।